Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Zahra Noreen, course instructor of Plant Physiology 1, BOTN 3119. In the previous lecture, we have started the topic photophosphorylation and its mechanism. Today, we will talk about the rest of its part. Mechanism of ATP synthesis. Because of its rotatory nature, it is also known as the enzyme is also known as the world's smallest rotary motor. तो अभी हम यही explain करने जा रहे हैं कि how this one is the smallest rotary motors. Our understanding of how ATP is synthesized was advanced by Paul Boyer at the University of California, Los Angeles, who proposed the binding state change mechanism for catalysis by FATPases. From the detailed understanding of how the ATPases function, he proposed that binding change mechanism for ATP synthesis contains three important components. Number one, the major energy requiring step is not the synthesis of ATP from ADP and PI, but it is the release of ATP from the enzyme. Substrate is bound and the products are released at three separate but interacting catalytic sites. These catalytic sites corresponding to three different catalytic subunits, beta subunits. Each catalytic site can exist in one of the three conformation. मतलब at a time beta जो subunits हैं उनकी जो three catalytic sites हैं वो तीन में से एक कन्फर्मेशन में हो सकती हैं और वो तीनों कन्फर्मेशन कौन सी हैं? टाइट, लूज और ओपन. टाइट को कैपिटल टी, लूज को कैपिटल एल और ओपन को हम कैपिटल ओ से भी रिप्रेजेंट करेंगे जो कि आगे हम इस्तेमाल करेंगे फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन. कैटालिटिक बीटा सब यूनिट्स जो हैं these differ in their conformations and in the nucleotide bound to them कि आया उस टाइम पे जो कैटालिटिक बीटा सब यूनिट्स हैं उनके साथ एडीपी या एडीपी मौजूद है या एटीपी मौजूद है या कुछ भी मौजूद नहीं है, तो इसी की बुनियाद पे ही इनकी डिफरेंट कन्फर्मेशंस होंगी, टाइट, ओपन एंड लूज. थर्ड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो ये है कि द बाइंडिंग चेंजेस जो आती हैं दीज आर coupled टू प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट बाय रोटेशन ऑफ द gamma subunit, and that is the flow of the proton down their electrochemical gradient through the F naught complex causes the gamma subunit to rotate. ठीक है, तो तीन तरह की assumption हमारे पास आई हैं. नंबर एक के सिंथेसिस जो एटीपी की है उसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितना कि एटीपी को रिलीज, यानी कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी उसका जब रिलीज होना होता है उस टाइम पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअली. और दूसरी हमारी कंपोनेंट क्या है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की कि बीटा कैटालिटिक जो सब यूनिट्स हैं ये तीन तरह की कन्फॉर्मेशनल स्टेट्स में पाए जा सकते हैं, टाइट, लूज एंड ओपन में. और तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है जो कि हमारे इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है वो ये कि गैमा सब यूनिट जो सेंट्रल स्टॉक है, शेफ्ट है, वो मूव करता है. और वो मूव कैसे करेगा? जब उसको उसके साथ प्रोटॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे, मतलब प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तो वो रोटेट करेगा, अगर प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो वो रोटेट नहीं करेगा. डायरेक्शन कोई भी हो, स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही हो या ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ जब एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, दोनों के केस में ही गैमा सब यूनिट तब रोटेट करेगा जब प्रोटॉन उसके साथ में ट्रांसपोर्ट होंगे. The binding change mechanism is shown in this figure from the top of the F1 complex. तो इसमें आप इन तीनों कन्फर्मेशनल स्टेट्स जो हैं बीटा सब यूनिट्स के उनको देख सकते हैं. ओपन सब यूनिट कैटालिटिकल साइट की तब कब होगी कन्फर्मेशन? जब वो विदाउट एनीथिंग, यानी एडीपी पीआई भी इसके साथ अटैच नहीं है और एटीपी भी नहीं है, बिल्कुल फ्री होगी, तो उस टाइम तक ये ओपन रहेगी. और जैसे ही इसके साथ एडीपी और पीआई अटैच होंगे तो ये लूज में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि विदाउट एनी you can say nucleotide, this is open. Along with ADP and PI, it is loose. And when ATP is formed, then it is
टाइट। नाउ अब हम देखते हैं कि जब गैमा रोटेट करता है, अब अभी आप इसके ये नोटिस कीजिएगा कि क्या पोजीशन है, और नेक्स्ट स्टेप में जब गैमा रोटेट कर रहा है आप देख लें कि गैमा जो है वो ऑन द राइट साइड जो है वो रोटेट कर गया है। तो जब ये रोटेट कर रहा है तो उसके बाद इन तीनों कन्फर्मेशनल स्टेजेस में क्या चेंजेस आई हैं। तो ओपन ने क्योंकि एडीपी पीआई को रिसीव कर लिया तो नाउ इट बिकम्स लूज। टाइट के पास एटीपी तैयार था और अपॉन एनर्जी इसने उसको रिलीज कर दिया एंड नाउ इट बिकम्स ओपन। और लूज एडीपी और पीआई उसके पास मौजूद था और अब वो इसको एटीपी में कन्वर्ट कर देगा एंड बिकम टाइट। लेकिन यहाँ पे इस स्टेज पे अभी इसने कन्वर्ट नहीं किया एटीपी को। तो सेकंड स्टेप में वो एक्चुअली इसको कन्वर्ट कर रहा है कि ये लूज तो पहले ही बन चुका था, ओपन भी हम इसको दिखा चुके हैं, और टाइट अब यहाँ पे अपनी एक्चुअल फॉर्म में मौजूद है कि एडीपी और पीआई को मिलने के बाद अब ये टाइट फॉर्म में है। इसी तरीके से ये गैमा जो है अगेन रोटेट करेगा और इन तीनों की अगेन जो कन्फर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी। टाइट बिकम लूज, और सॉरी टाइट बिकम ओपन एंड लूज बिकम टाइट एंड ओपन बिकम लूज। ठीक है, इसी तरीके से ये जो सर्कल है वो चलता रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन ओपन इज रेडी टू बी अटैच्ड विद अनदर ADP and PI and ready to be converted into loose. Tight is ready to be converted into um, open and loose is ready to be converted into tight. लेकिन इस सारे काम के लिए इनको अगेन एनर्जी की जरूरत होगी, तो अगेन अगर एनर्जी मिलेगी तो फिर ये दोबारा से इनकी कन्फर्मेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी सिर्फ बीटा जो कैटालिटिकल साइट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, वो दिखाए गए हैं। अल्फा सब यूनिट्स भी इसके साथ ही मौजूद होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं इसके, यानी एक बीटा फिर अल्फा फिर बीटा फिर अल्फा होते हैं। लेकिन क्योंकि मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना मकसूद था तो लिहाजा सिर्फ बीटा सब यूनिट्स को जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अल्फा सब यूनिट्स मौजूद नहीं होते। Here is another representation and I can say this one is with more clarity. तो पहले स्टेप में आप नोटिस कीजिएगा this one is open without ATP, ADP, anything. It is in the open conformational stage. और उसके बाद when it get attached with the ADP and PI it become loose, and upon converting the ADP PI into ATP it becomes tight, and after releasing the ATP it will again become open. ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बीटा कैटिल जो सब यूनिट है उसकी जो है वो आप कहने के साइकिल जो है वो बताया है। इसी के लिहाज से आप बाकी साइकिल को भी देख सकते हैं। अगर आप टाइट वाली साइड को देख लें तो आफ्टर वन स्टेप ये क्योंकि एटीपी इसके पास तैयार है तो दिस विल बी रिलीज्ड ऑन एनर्जी, और एनर्जी जैसे ही मिलेगी तो ये एटीपी को रिलीज कर देगा एंड टाइट बिकम ओपन, और ओपन जो है फिर एडीपी और पीआई को रिसीव करके लूज में कन्वर्ट होगा और लूज अगेन एटीपी को बनाकर टाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। Similar is the case of this side. It was at first it was at loose conformational state. Now after making the ATP it will become tight, and after releasing ATP it will become open, and so on. Here is the mechanism of the movement of the hydrogen ion across the you can say ATP synthase is shown, that how they get enter into the CF naught part of the ATP synthase, और फिर किस तरीके से जब रोटेशन होती है C कंपोनेंट्स की जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है तो वो एक जैसे मोटर चलती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये मोटर की तरह ये रोटेट कर रहा है, और इसी की इस मूवमेंट की वजह से इसको स्मॉलेस्ट रोटरी मोटर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे एंटर हो रहा है ये एक्चुअली मूव करेगा, एक फुल राउंड जो है वो लेगा, एंड देन इसके बाद फिर जो है ये यहाँ से मूव कर जाएगा आउटसाइड। ये आउटसाइड मतलब ऑन द टुवर्ड्स स्ट्रोमा अगर ये क्लोरोप्लास्ट का केस है, और टुवर्ड मैट्रिक्स अगर ये आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया का केस है।
Here are some useful links related to mechanism of ATPase or ATP synthase. The first two are more useful. The third can also clear some of the points related to mechanism of ATP synthase and ATPase. Do watch these links after watching the video of my lecture. मैकेनिज्म इसका क्या है, अब हम इसको थोड़ा आप यूँ कहने के समराइज कर लेते हैं कि एट एनी टाइम ऑल थ्री स्टेट्स आर प्रेजेंट इन द CF1 complex, each associated with one of the three catalytical centers present in the enzyme. According to the binding change mechanism, ADP-PI initially bind to the unoccupied site, जिसको आप open state कहते हैं, उसके साथ ये bind करेंगे. As proton move from the lumen to the stromal region of the CF0 channel, energy is released, or this energy will be utilized for the rotation of gamma subunit of CF1. और इस रोटेशन की वजह से बीटा जो यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, उनमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगी और उनमें न्यूक्लियोटाइड की जो बाइंडिंग साइट्स हैं उनमें भी चेंज आएगी. टाइट जो साइट है वो आफ्टर विच कंटेन्स द बाउंड ATP, वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ओपन साइट और ATP जो है वो रिलीज हो जाएंगे, जबकि जो लूज साइट है जो कि कंटेन करती है ATP और PI को, वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू T साइट एंड वेयर द कन्फर्मेशन ऑफ द ATP इज फेवर्ड. Thus, rotation of the gamma subunit then brings about the conformational changes in the catalytic complex that allow the release of ATP from the enzyme, and the reaction is driven forward. The reverse occurs when the enzyme functions as an ATP-driven proton pump. So in that case, evidence from several laboratories support the binding change mechanism. Based on the observation of the rotation of the gamma subunit within the complex, assuming one proton is transferred per copy of the subunit 3. So in case of chloroplast, actually because it has 14 subunits of 3, so it will need 14 hydrogen ion to release 3 ATP molecule. So अगर हम इसका एक रेशियो निकालना चाहें तो 14 सब यूनिट्स के लिए 14 हाइड्रोजन आयन चाहिए, और 14 हाइड्रोजन आयन जब इसको मिलते हैं तो वो 3 ATP बनाता है. तो पर ATP जो हमारे पास रेशियो आती है ATP सिंथेज को जो चाहिए हाइड्रोजन आयन की, दैट इज इक्वल टू 4.67. Because of their contribution to elucidation of the mechanism of ATP synthase, Paul Bayer और जॉन वॉकर, इन दोनों को फिर नोबेल प्राइज दिया गया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इन 1997 में. हाफ इनको नोबेल प्राइज मिला था, हाफ जो नोबेल प्राइज था शेयर किया था इन्होंने नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज हाफ जो अदर हाफ था वो जेन्स कू को मिला था फॉर हिज पायनियरिंग वर्क ऑन द पोटासियम सोडियम ATP सिंथेज. उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि वो कैसे वर्क करता है, एंड दैट इज एक्चुअली द मेमेलियन काउंटर पार्ट ऑफ द प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन HATPase सिंथेज. जैसे प्लांट में ATP सिंथेज पर होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, बिल्कुल इसी तरीके से मैमल्स में पोटासियम या सोडियम दोनों में ऑप्शन होती है, दोनों के लिए सेम ही ATP सिंथेज जो है वो इस्तेमाल होता है. तो इस तरीके से क्योंकि हाफ जो है फिर ये जेम्स कू को नोबेल प्राइज मिला, और हाफ जो है वो पॉल बायर और जॉन वॉकर को मिला फॉर एल्यूसिडेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस, जो कि अभी हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. This diagram is actually showing the experimental evidence to support a rotational model for catalytical mechanism of ATP synthesis. इसमें उन्होंने किया क्या था, ये नोजी एटॉल से लिया गया है, उसके रिसर्च आर्टिकल से ये लिया गया है. और इस मेथड में एक्चुअली हुआ क्या था कि क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल एंजाइम है, ATP सिंथेज है बहुत ही, इसके मतलब साइज बहुत छोटा है, तो पूरे एंजाइम का साइज ही इतना छोटा है, तो उसके अंदर जो मूव करने वाला गैमा सब यूनिट है उसको किस तरीके से नोटिस किया जा सकता था. जाहिर है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो इसको देखना पॉसिबल ही नहीं था.
तो इसको देखने के लिए और इस चीज को प्रूव करने के लिए वाकई में गैमा सब यूनिट जो है सेंटर वाला सिर्फ वो ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रोटेशन, और जो कि एट द एक्सपेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट के एक्सपेंस पे जो है वो मूव करता है, लेकिन मूव ये करता है और बाकी जो अल्फा बीटा जो साइड्स हैं वो मूव नहीं करती। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि अपसाइड डाउन जो CF1 पार्ट था ना, CF नॉट नहीं, CF1 पार्ट जो था उसको अपसाइड डाउन जो है वो आप कह लें कि जो हमारी एक ग्लास स्लाइड होती है उसके ऊपर इसको जो है वो एडहियर किया, और साथ में इसको ADP और PI प्रोवाइड किया, क्योंकि बीटा जो है और अल्फा जो है वो कैटालिटिक साइट है, तो उनको ADP और PI प्रोवाइड है, वो उसके साथ बाइंड कर गई। अब एक और काम उन्होंने किया कि जो गैमा सब यूनिट था, नॉर्मल रूटीन में तो ये CF नॉट के साथ अटैच्ड होता है ना, और वो जब मूव करता है उसका C कंपोनेंट जब मूव करता है तो ये मूव करता है, ये रोटेट करता है। लेकिन अब यहाँ पे तो CF नॉट को तो है ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि इसके साथ एक जो आप कह लें कि एक्टिन फिलामेंट जो है, एक और प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड जो है वो इसके साथ अटैच कर दी, और वो ऐसी फिलामेंट था कि जो कि फ्लोरेसेंट डाई उसके साथ जो है वो फ्लोरेसेंट करता था, ठीक है, उसमें फ्लोरेसेंट डाई उसके अंदर मौजूद थी। अब ये सारा करने का मकसद क्या है कि एक तो ये कि जब भी अगर तो वाकई में गैमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन, तो अगर ये रोटेट करेगा ADP को PI के साथ मिलाने के लिए, ATP बनाने के लिए, अगर तो ये रोटेट करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो इसके साथ लगा हुआ फिलामेंट है वो भी डेफिनेटली रोटेट, क्योंकि वो तो सिर्फ इसी के साथ अटैच्ड है और वो तो किसी कंपोनेंट के साथ अटैच्ड नहीं है, तो वो भी मूव करना चाहिए। और क्योंकि ये इतना टाइनी है कि ये वैसे नजर नहीं आ सकता था, तो अब क्योंकि ये इसके साथ ये एक्टिन फिलामेंट अटैच्ड है और ये फ्लोरेसेंट करेगा, तो लिहाजा जब ये रोटेट करेगा तो एक्चुअली दिस एक्टिन फिलामेंट विल आल्सो मूव, ठीक है, और जब वो मूव करेगा तो फिर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो इस रोटेशन को देख सकेंगे। और ऐसा ही हुआ कि जब इसको ADP और PI प्रोवाइड किया गया तो ये जिसने ड्राइव किया ATP की सिंथेसिस को, और गैमा सब यूनिट जो है वो रोटेट किया, और रोटेट जब उसने किया तो उसका जो एक्टिन फिलामेंट है वो भी साथ में रोटेट किया, और क्योंकि उसकी वो फ्लोरेसेंट था तो जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो वो फ्लोरेसेंट जो है एक सर्कल की फॉर्म में उनको नजर आई, जिससे पता चला कि एक्चुअली ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव करता है। Now I am going to explain some of the terms related to this lecture. First of all, photophosphorylation and oxidative phosphorylation. फोटोफॉस्फोराइलेशन को अब हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, और अब हम जानते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ द hydrogen ion concentration gradient across the thylakoid membrane, which is generated by the movement of the electron or transport of the electron by different carriers of Z scheme, carrier proteins of the Z scheme, or this gradient or the proton motive force will be utilized for the formation of ATP by ATP synthase on the thylakoid membrane. The photophosphorylation को अगर हम one line में define करना चाहें, so the light dependent synthesis of ATP by chemiosmosis in the chloroplast is called photophosphorylation, और photophosphorylation was first discovered by Daniel Arnon, और इसी की वजह से इसको नेशनल मेडल ऑफ साइंस जो है वो भी दिया गया इसको, इसके कोवर्कर्स को इन 1950s। इसके साथ ही एक दूसरी टर्म है जो कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एक्चुअली होती है माइटोकॉन्ड्रिया में,
जो आप कह रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल जो है वो सेम है, केमियोस्मोटिक थ्योरी ही इसको भी एक्सप्लेन करती है, और केमियोस्मोसिस के प्रोसेस से ही प्रोटॉन जो हैं उनका आप कहने की ग्रेडियंट डेवलप होता है और एटीपी की सिंथेसिस होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो है ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पे उस पे एटीपी सिंथेज मौजूद होते हैं, और अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एक तरफ जो है मैट्रिक्स है, दूसरी तरफ जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और इनके दरमियान में जो है वो प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप होगा, और यही ग्रेडियंट जो है यूटिलाइज होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस। और इस पूरे प्रोसेस में रेस्पिरेशन में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही होती है, और ऑक्सीजन की एनर्जी बेसिकली रिलीज होती है, और देन इट इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी, और इसको इसी वजह से हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। दोनों में एक मेजर डिफरेंस भी है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दोनों में जारी रहती है, जबकि फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है दिस इज लाइट डिपेंडेंट, और ये लाइट में ही पॉसिबल है, इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है, और इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, जबकि ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो साइट ऑफ सिंथेसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया। There is another term that is related to photophosphorylation. One is the cyclic and other one is the non-cyclic. Although कि Z scheme का ये हिस्सा है और already भी हम बता चुके हैं, लेकिन photophosphorylation का जो word आ रहा था तो मैंने कहा मैं इसको भी यहाँ पे explain कर देती हूँ। तो अगर तो simple straight forward इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन जारी रहती है और एंड होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ NADPH एंड ATP, तो हम कहते हैं कि दिस इज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और अगर PS1 बजाय इसके कि वो अपने इलेक्ट्रॉन NADH को दे और NADP को दे और उससे NADPH बने, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को वापस भेज देता है टुवर्ड्स साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और वहाँ से ये साइक्लिक फॉर्म में रोटेट करते रहते हैं, और आप जानते हैं कि साइटोक्रोम B61 कॉम्प्लेक्स के साथ ही प्लास्टोक्यूनिन जो है एसोसिएटेड होती हैं, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन, और इस तरीके से एडिशनल हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट जो है वो डेवलप होगा और एडिशनल ATP जनरेट होंगे। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों बनेंगे, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ ATP बनेंगे। Then there is another term which is known as coupled and uncoupled phosphorylation. It is not necessary always कि अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन हुई है और हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट डेवलप हुआ है तो वो अकम्पनी करेगा फॉस्फोराइलेशन को भी, तो दिस इज नॉट नेसेसरी। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन हुई है थ्रू डिफरेंट कैरियर्स और उसके साथ फॉस्फोराइलेशन हुई है तो दिस इज नॉन एज द कपल्ड, और अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन हुई है और एट द एंड जो है आपके पास कोई ATP जनरेट नहीं हुए और किसी न किसी रीज़न की वजह से जिसमें हमारे पास बहुत सारे नॉन फिजियोलॉजिकल अनकपलिंग एजेंट्स भी शामिल हैं जिनके ज़रिए हम फोर्सफुली जो कपलिंग है या ATP की सिंथेसिस जो है उसको रोका जा सकता है। तो अगर उनकी वजह से जो है वो ATP सिंथेसिस ना हो लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या कैरियर जो अपना काम करते रहें तो हम उसको फिर हम कहते हैं कि दिस इज अनकपल्ड फॉस्फोराइलेशन। डेफिनेटली जो कपल्ड है उसमें से ATP सिंथेसिस होगी और अनकपल्ड में ATP सिंथेसिस जो है वो नहीं होगी। As always, I give you list of the books from where the material is collected for the preparation of this lecture. So today I also have added another reference regarding F0 F1 ATP synthase, जहाँ से बहुत सारी डायग्राम्स जो हैं वो यहाँ से मैंने लिए हैं, इसको भी मैंने कंसल्ट किया था। और तेज एंड जिगर यू नो कि बहुत सारा हमारा जो लेक्चर्स के पार्ट है वो तेज एंड जिगर से कंसल्ट किए गए हैं, और साथ में आज बहुत सारी डायग्राम्स जो हैं वो बुकैनन से भी और एक्सप्लेनेशन जो बुकैनन से भी ली गई है। Thank you very much. This is all about today's lecture. If you have any question or query, you can post on GCR or WhatsApp or you can email me.